नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। 19 जुलाई को लखनऊ के एक निजी होटल में प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों के साथ यूपी के कृषि मंत्री मुखातिब होंगे। इसके साथ ही कई प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के लोग मौजूद रहेंगे और भारत सरकार के तमाम अधिकारी भी मौजूद होंगे। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री एसपी शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कही है। खास बातचीत में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्राकृतिक खेती और उससे जुड़ी कई बातों का भी जिक्र किया है। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से 19 जुलाई को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी और कितना लाभ मिलेगा किसानों को? ये प्राकृतिक खेती पर यहाँ पर एक संवाद का कार्यक्रम रखा हुआ है भारत सरकार की पहल पर, जिसमें 12 राज्यों के प्रतिनिधि, हिमाचल प्रदेश से लेकर के और बिहार तक के प्रतिनिधि उसके भीतर उपस्थित होंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग भी उसके भीतर, वहाँ के राज्य सरकार के अधिकारी और वहाँ के विश्वविद्यालयों के कुलपति और कृषि विज्ञान केंद्रों के जो प्राकृतिक खेती पर काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, और साथ साथ में जो ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती का काम कर रहे हैं, उन सब का एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के राज्यपाल आदरणीय देवव्रत आचार्य देवव्रत जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस प्रकार से वो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। अगले दिन उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के भीतर यह प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम भी हम लोगों ने वहाँ पर रखा है, और वह भी इसी प्रकार की कार्यशाला आयोजित की गई है, जिस पर 25 कृषि विज्ञान केंद्रों के हमारे वैज्ञानिक, उसके नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय के भीतर प्राकृतिक खेती पर, कृषि और पशुपालन विभाग पर के भीतर काम करने वाले वो सारे वैज्ञानिक, और कृषि क्षेत्रों पर जहाँ प्राकृतिक खेती का काम हो रहा है उसके जो है अधीक्षक, और प्राकृतिक खेती के काम करने वाले हर जनपद के लगभग 5 किसान वहाँ पर उसमें प्रतिभाग करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर यह एक कार्यशाला उसके ऊपर रखी गई है। दूसरा कार्यशाला आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के भीतर ही ये अपना विकसित भारत और पोषण आहार, इसके ऊपर स्वास्थ्य और पोषण आहार के ऊपर एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें पद्मश्री खादरवली साहब, जो कर्नाटक के वैज्ञानिक भी हैं और चिकित्सक भी हैं, उनका वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, और 19 तारीख को उनका वहाँ पर इस विषय के ऊपर ऐसे किसान जो श्री अन्न की खेती कर रहे हैं और वो कृषि विज्ञान केंद्रों के जो श्री अन्न के उत्पादन की दृष्टि से अपने यहाँ प्रोजेक्ट चलाने वाले जो हमारे कृषि केवीके के वैज्ञानिक हैं, इन सब लोगों की एक कार्यशाला वहाँ पर दूसरी कार्यशाला। सर, कितनी संभावनाएं हैं प्राकृतिक खेती की और किसानों को कितना लाभ मिलेगा आखिर? देखिए, यह प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जितना ज़्यादा रासायनिक खादों के इस्तेमाल और रासायनिक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य को काफ़ी गंभीर खतरे पहुँचे हैं, और इतनी बड़ी मात्रा में बीमारियां जो फैली हैं, उससे यह ज़रूरी है कि हम जो है वो प्राकृतिक खेती और श्री अन्न की खेती की ओर हम ध्यान दें, और इसलिए राज्य सरकार ने ये पहल करके इन दोनों कार्यक्रमों को आगे की ओर बढ़ाया है। आप सूर्य प्रताप शाही जी हैं कृषि मंत्री, जिन्होंने साफ कहा कि प्राकृतिक खेती से कितना लाभ होगा और कितना किसानों को फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने SAARC चौक पर एक स्थान का दौरा किया, जहां DDA द्वारा लगभग 1100 पेड़ों को काटा था। इसके बारे में उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इस काटे गए जंगली क्षेत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी। उन्होंने बताया कि इस रोड का निर्माण जंगल के बीच में हो रहा है, जिससे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। मंत्री भारद्वाज ने कहा कि यहाँ कानून की धारा का उल्लंघन हो रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप फार्म हाउस और ज़मीन के मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने इस मामले में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई है और सरकार से इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की है। लखनऊ की गोमती नदी हो या प्रदेश की अन्य नदियां, उसका पानी साफ सुथरा रहे, इसको लेकर
अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय सरकार से लगातार सहयोग की मांग करते रहे हैं। इनकी मांग पर सरकार भी कार्रवाई करती रही है, लेकिन इनका मानना है कि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन ज़रूरत यह है कि जनमानस में जागरूकता की जाए। अगर लोग जागरूक हो गए तो नदियाँ का पानी भी साफ सुथरा हो जाएगा। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में प्रभुनाथ राय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लोगों से पेड़ पौधे लगाने की भी अपील की है। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी हमारे साथ उससे बात करेंगे। सर, जैसा कि पानी की अविरलता के लिए आप लगातार संघर्ष भी करते रहे, प्रयास करते रहे, क्योंकि छठ जब आता है तो ऐसे में एकदम से उसको साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे में आप लगातार जो है पानी की अविरलता पर काम करते रहे। इस बार सरकार से आपने क्या डिमांड की है पानी की अविरलता बनी रहे? देखिए, हम सरकार के हमेशा संपर्क में रहते हैं, सारे अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, और मैं जो भोजपुरी समाज जो हमारा है, हम लोग निरंतर खासकर नदियों की और वृक्षारोपण को लेके बहुत ही सजग रहते हैं। अब ये 2 जुलाई से मेरा वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हुआ है और पूरे प्रदेश में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। नदी की सफाई निरंतर हर शनिवार और रविवार को चलती रहती है। अब उसमें ये है कि सफाई तो हम लोग करते रहते हैं, थोड़ा अवेयरनेस जो है आपके मीडिया के माध्यम से पब्लिक को भी जाना चाहिए कि जो सारे हम कूड़ा करकट, सारे पॉलीथीन, सारे शहर के गंदगी को हम जो डालते हैं, सारे सीवर लाइन जाके उसमें गिर रहे हैं, तो सीवर लाइन को ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसको सफाई पूरे, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर बहुत ही चिंता के रूप में काम कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने सबको, पूरे देशवासियों को आह्वान किया है कि हर आदमी अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगावे। एक पेड़ माँ के नाम? हाँ, एक पेड़ माँ के नाम। तो इस समय जो है ना, पूरे 140 करोड़ अगर हर व्यक्ति जो है हम लोग जो है एक एक आदमी एक एक पेड़ लगाना हर साल शुरू कर दे, क्योंकि पिछले जो विगत वर्षों में पेड़ों का कटान बहुत हुआ और जनसंख्या जैसे बढ़ रही है उसी हिसाब से ऑक्सीजन भी चाहिए। आपने देखा होगा कोरोना काल में कितना ऑक्सीजन, लोग जो है ऑक्सीजन की कृत्रिम व्यवस्था करना पड़ा। तो ये है, जनता को अवेयरनेस भी होना बहुत ज़रूरी है सरकार के साथ। हाँ प्रभुनाथ जी, जैसा कि आपने कहा कि आपका प्रयास भी है और सरकार का भी फोकस है कि पर्यावरण रहे या नदियों की साफ सुथरा स्वच्छता बनी रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात कही आपने, अवेयरनेस नहीं जनता को। तो नहीं लगता है कि अवेयरनेस के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे नदी की अविरलता शुद्धता के लिए करते हैं, स्वच्छता के लिए करते हैं? नहीं करते हैं, हम सभी लोगों को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और उसके क्या नाम है, होल्डिंग, बैनर, प्रचार, तमाम तरह से माध्यम से अवेयरनेस साल भर चलता रहता है मीडिया के माध्यम से। ये सारी चीज़ें हम लोग का समाज को जागरूक हम लोग करते रहते हैं। वृक्षारोपण लगभग 10 लाख से ऊपर हम वृक्षारोपण कर चुके हैं, तो जनता में भी करते हैं। लेकिन अब उसको लोगों ने देखा, हमने देखा कि लोगों के अंदर जो है, चाहे ये लखनऊ में ये कहा गया, नगर निगम ने लगाया है कि नदी में आप जो है डालेंगे तो 500 रुपया जुर्माना लगेगा, लेकिन उसका कोई पालन नहीं करता है, गया उधर फेंक इधर चला जाता है। तो यह चीज़ हम लोग के अंदर जो है जब होगा, देखिए यही विदेशों में तमाम लोग हैं, हाँ इसको अवेयरनेस देखिए कि कोई कागज़ सड़क पर नहीं फेंकता है। अभी जो महीन पॉलीथीन है उसको बैन किया गया है, लेकिन फिर भी मार्केट में अभी वही पॉलीथीन चल रहा है। तो यह हम देश के प्रति, समाज के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूक होना जरूरी है। और इस बार जो लक्ष्य रखा गया है 35 लाख करोड़ का जो है, जो वृक्षारोपण होना है 2 जुलाई से, आप ही लोगों का मुझे लगता है प्रयास है जो इस बार बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। क्या लगता है आप इस हिस्से में एक पेड़ माँ के नाम कितना पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अभियान चलाया था एक पेड़ माँ के नाम, आप लोगों से क्या कहना, अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है वो सब लोग उसका पालन करें और अपने अंदर दिल में ये बात रखें, अपने परिवार के नाम से, अपने माँ के नाम से, अपने बच्चों के नाम से। और पहले जो है लोग करते थे, आज जो आप पुराने 100 साल के जो आप वृक्ष बड़े बड़े देख रहे हैं और जो ऑक्सीजन आज जो हम लोग को मिल रहा है वो उन्हीं की लगाए हुए ये पेड़ों के वजह से मिल रहा है। तो हम नई पीढ़ी जो है, नए बच्चे, नई पीढ़ी अगर इस तरह का काम नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में बड़ी स्थिति भयानक हो सकता है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करेंगे, हर साल
प्रति व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगावे और इर्द गिर्द अपने आसपास जरूर एक वृक्षारोपण करे और पॉलीथीन वगैरह जितने हैं गंदगी इन नदियों में डालना बंद करे। बहुत कि आप प्रभुनाथ राय जी हैं जिन्होंने भविष्य के खतरे को भी चेताया है और साथ ही ये भी लोगों से अपील की अगर भविष्य के खतरे से बचना चाहते हैं तो पेड़ लगाएं और जाहिर सी बात है पेड़ पौधे बचेंगे तो नदियों की अविरलता भी बनी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी। तो जाहिर सी बात एक संदेश है कि एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसके तहत लोगों से अपील की है हर घर में लोग एक व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अरुण चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। साबरकांठा के ईदर तालुका के महीवाड़ा गांव का एक 14 वर्षीय लड़का खेत में काम करते समय ट्रैक्टर पर चढ़ते समय फिसल गया और रोटावेटर में गिरने से उसकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी ने आज से मिशन क्षेत्र कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में 52,000 बूथों को लक्ष्य करते हुए गुजरात के सभी जिलों में अपना संगठन फैलाएगी। आज मिशन क्षेत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष यसुदान गढ़वी, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एवं महाराष्ट्र प्रदेश सह प्रभारी गोपाल इटालिया, प्रदेश संगठन महासचिव मनोज सोठिया एवं कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश दान गढ़वी ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में कच्छ के स्थानीय अधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान क्षेत्र के नेताओं द्वारा बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और बड़ी संख्या में युवाओं को टोपी और गमछा पहनाकर आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। બિલકુલ લોકસભાની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈને આગામી જે ચૂંટણીઓ આવી રહી છે જેના ભાગરૂપે આજથી અમે 33 જિલ્લાઓ અને 8 મહાનગરપાલિકાઓમાં મિશન વિસ્તાર અંતર્ગત 52,000 બૂથ ઉપર સંગઠન મજબૂત બને એ માટે નીકળ્યા છીએ। અમારા માનનીય રાષ્ટ્રીય નેતા ગોપાલભાઈ, અમારા માનનીય પ્રદેશ મહામંત્રી મનોજ સોરઠિયાજી, કૈલાસદાનજી અને તમામ હોદ્દેદારોની ઉપસ્થિતિમાં આજે કચ્છથી અમે શરૂઆત કરી છે। કચ્છોડો 12 માસ એ અંતર્ગત આજે અમે સંગઠન મિશન વિસ્તારમાં આજે કચ્છથી શરૂ થશે અને એ 3 તબક્કાઓમાં તમામે તમામ જિલ્લાઓમાં અમારા પદાધિકારીઓ છે, હોદ્દેદારો છે, આગામી ચૂંટણીઓ છે, ચૂંટણીઓને લઈને રિવ્યૂ થશે, કામગીરીના રિવ્યૂ કરીશું અને સાથે સાથે જરૂરી ફેરફારો કરી અને મજબૂત સંગઠન વધારે બને કેટલાક લોકોને જોઈનિંગના કાર્યક્રમો પણ વિવિધ રીતે કરવામાં આ મહિના દરમિયાન કરવામાં આવશે। અને બીજું કે જ્યારે કચ્છમાં આવીએ છીએ ત્યારે હંમેશા પીડા એ થાય છે કે કચ્છ ખનિજથી ભરપૂર કચ્છ છે। કચ્છમાં સૌથી મોટો જિલ્લો કચ્છ વિસ્તારની દૃષ્ટિએ, ગૌચરની દૃષ્ટિએ, પરંતુ અહીંયા ભાજપના મળતિયાઓ કેટલાક અધિકારીઓ ઉપર દબાણ કરી અને કેટલાક મળતિયાઓએ કચ્છને લૂંટવાનું જે કામ કર્યું છે એ બહુ જ ચિંતાજનક છે। આજે કેટલાક આંકડા અમે તપાસી રહ્યા હતા। ગૌચર સૌથી વધુ કચ્છમાં છે અને સૌથી વધુ કચ્છમાં ગૌચર ઉદ્યોગપતિઓ અથવા તો ઉદ્યોગપતિઓના મળતિયાઓ તો વિવિધ કંપનીઓને ફાળવવામાં આવે છે। સામાન્ય રીતે ગૌચર ફાળવી નથી શકાતા, પરંતુ ભાજપના મળતિયાઓ વર્ષોથી કાંઈક એમની જ સત્તા આવવાની જે ખબર છે એવા વહેમમાં 30 વર્ષથી લૂંટવાનું ચાલુ રાખ્યું છે। અધિકારીઓને ધમકાવે એટલે અધિકારીઓ ગૌચરની જમીન ખરાબાની બતાવી અને જમીન આપી દે છે। વિધાનસભાના આંકડા પ્રમાણે 5 કરોડ ચોરસ મીટર જમીન ગૌચરની એ કોઈના કોઈ રીતે ઉદ્યોગપતિ અથવા તો મળતિયાઓને અથવા કંપનીઓને ગૌચરની આપવામાં આવી છે, જેમાં 1,98,00,000 ચોરસ મીટર માત્ર ને માત્ર કચ્છવાસીઓની ગૌચરની જમીનો પધરાવી દેવામાં આવી છે। અને તમે જોતા હશો હમણાં જ કાઠડા ગામમાં ગૌચરની જમીનને લઈને વિવાદ, હાઈકોર્ટે કહેવું પડ્યું કે ભાઈ ઉદ્યોગપતિની દલાલી કરવાની જરૂર નથી। એવી તો કેટલી જમીનો છે, કેટલીક જગ્યાએ જે આંકડા સામે આવી રહ્યા છે જેમાં પવનચક્કીઓ નાખી દીધી, ગામમાં 4-4 એકર જમીન બતાવે છે ગૌચરની, ત્યાં ગૌચર છે જ નહીં। એટલે બહુ જ મોટું, સૌથી મોટું કૌભાંડ ગૌચરનું। બીજું
કચ્છમાં ખનીજ ચોરી, બેફામ ખનીજ ચોરી થઈ રહી છે. મળતિયાઓ અને એના ભાજપના આગેવાનો જે મિલીભગતથી ખનીજ ચોરી કરી રહ્યા છે. અને ત્રીજું, મીઠાનું કૌભાંડ પણ કચ્છમાં હવે ફૂલ્યું ફાલ્યું છે. આપને આશ્ચર્ય થશે કે અગરિયાઓ માટે 5 કે 10 એકર જમીન આપવાની સરકાર પાસે છે નહીં જમીન. અગરિયાઓની લીઝો રિન્યુ નથી કરતા. જેનો જે ખેડૂત હોય અથવા તો માછીમારો હોય અથવા તો અગરિયા હોય, એમનું જીવન ધોરણ જ એના ઉપર ટકે છે. गुजरात में बहुचर माताजी को लेकर मनसुख राठौड़ ने अभद्र टिप्पणी की थी। माताजी से अच्छे कुत्ते बताए थे, उन्होंने यह कहा था, और जिसको लेकर गुजरात में भारी तादाद में लोगों ने विरोध किया। आइए जाने मनसुख राठौड़ ने बहुचर माताजी को क्या कहा। કીધું બાપા મેકરંડાડે કીધું કુળદેવ કરતા કૂતરી હારી. તમે જે માતાજીને પૂજો છો ને એની કરતા કૂતરી હારી. જો ઘરમાં કદાચ સોર ખાબકા હોય ને તો કૂતરી ઉઠાડે આખા લતાને કે તમારો બાપ કો ગજાણ્યા કરી ગયા. મેલડીએ કોઈ દી ઉઠાડ્યા નહીં. રવા દો તમારા બાપ હોના વે. राजकोट के रामदा गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम में बहुचर माता के खिलाफ अभद्र भाषा के मुद्दे पर आज पाटन में प्रतिक्रिया हुई और पाटन मोदी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। मोदी समाज ने पाटन के बहुचर माता मंदिर में रामधुन का जाप किया और फिर कलेक्टर कार्यालय का दौरा किया। मामले में कलेक्टर को शिकायत भी सौंपी। तमिलनाडु में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद दलितों पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाते हुए वीपी दुरईसामी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मुलाकात की। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में डीएमके सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा पार्टी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राष्ट्रीय पार्टी के राज्य प्रमुख की हत्या और कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी का हवाला दिया। इस बीच भाजपा नेता वीपी दुरईसामी ने कहा कि SC/ST आयोग के समक्ष प्रतिनिधिमंडल का अनुरोध भविष्य में ऐसा घटनाओं को रोकने के लिए है। Today I came here to hold this press conference. The delegates is going to meet National SC Commission and National Human Rights Commission. The delegates headed by Sri VP Duraisamy ji for the continuous atrocity against the Dalits in Tamil Nadu. After when the DMK government came to the power in 2021 May, after that the increase of Dalit atrocities is tremendous and double the atrocity against the Dalit. A survey is telling that each and every year more than 2,000 atrocity cases are filed against the Dalits. This is the only coming the light or the cases are filed. Without filing cases are different. We are all aware that 2 days before in Chennai there is a brutal murder against a Dalit leader. He is a national party state president, BSP state president. In this situation only, in Tamil Nadu law and order situation is there. The total Tamil Nadu government and the state DMK government, the failure to maintain the law and order situation, and almost the atrocity against the Dalits are increased day by day. Previous 10 days before,
there was an incident in Kallakurichi, illicit liquor case. Almost nearly 70 people died in that incident. Almost more than 40 persons belongs to the scheduled caste community. अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।